subscribe to the channel and hit the bell icon. Hey guys, welcome to the channel and today we are in the second segment of previous year paper analysis. ये second question paper हम करें डिस्कस जो है दिसंबर 2017 का एंड इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए, सो दैट इज़ वाई हम ये वाला आज पेपर डिस्कस करेंगे. सो आज की वीडियो में वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस द बेसिक MCQs, जो स्टार्टिंग के जो 10-15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. एंड अपकमिंग वीडियोस में वी विल डिस्कस मैच द फॉलोइंग, assertion, रीजनिंग एक्सेट्रा. सो लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज RDA of vitamin A for a 10-year-old boy as per ICMR 2010 is, इसका आंसर है 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल. सो ये जो सिंबल है ये माइक्रोग्राम का सिंबल होता है एंड RDA मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एंड ये हमारा फर्स्ट आंसर था. नाउ नेक्स्ट कम्स क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर अकर्स इन. सो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन हमें पता होना चाहिए. जब भी क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं when water gradually evaporates, so that is the process known as crystallization. and out of the following जिसमें crystallization occur होती है that is चना मुर्गी. ये हमारी इंडियन स्वीडिश है, आई एम श्योर सबको पता होगा ये चीज़. नाउ थर्ड इज़ फॉलोइंग फूड इज़ नॉट अलाउड. ये नॉट है, इसको बहुत ध्यान से लेना. इन अ क्लियर फ्लूइड डाइट. सो बेसिकली क्लियर फ्लूइड डाइट वो होती है जिसमें लिक्विड्स जो कंज्यूम करते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल हो एंड कोई भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बॉडी में ना बचे. सो जब खाना वगैरह अलाउ नहीं करते हैं, सो क्लियर फ्लूइड डाइट में ये ऐसे लिक्विड्स हम प्रोवाइड करते हैं जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए ईजिली विदाउट एनी एफर्ट्स. सो इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए, ब्लैक टी होता है इसमें, मिल्क नहीं होता. सो मिल्क इज़ नॉट अलाउड इन अ क्लियर फ्लूइड डाइट. सो बेसिकली क्लियर फ्लूइड डाइट के अंदर जो चीज़ें अलाउड होती हैं वो होता है आपका वाटर हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, ब्लैक टी हो गया. बेसिकली कोई भी टी या कॉफ़ी है बट इट शुड बी विदाउट एनी मिल्क और क्रीम. सो मिल्क एंड क्रीम जैसी जो चीज़ें हैं दे आर नॉट अलाउड इन अ क्लियर फ्लूइड डाइट. नाउ नेक्स्ट कम्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स ऑफर द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ देयर मेन्यूज़ ऑन. सो ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो होते हैं इनको हम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी कहते हैं. एंड ये सारे जो होते हैं जिसमें मिनिमम टेबल सर्विसेज होते हैं. अब इसका एग्जांपल जैसे हमारा मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया या डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, ये सारे जितने भी फास्ट फूड ईटिंग जॉइंट्स हैं ये सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं. एंड इनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो मेन्यूज़ जो होते हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है. सो बेसिकली ये जो भी इनका मेन्यू वेबसाइट पे अवेलेबल होता है उसके अंदर उनका प्रॉपर न्यूट्रिशनल कैलकुलेटर होता है कि किस किस इंग्रेडिएंट की क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं एंड आपकी जो एक पर्टिकुलर डिश है वो कितनी कैलोरीज और ये सब प्रोवाइड कर रहा है. सो ये बाकी हमारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं ये सारे. सो इसका आंसर है वेबसाइट. नाउ नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्विंग मशीन फीड मैकेनिज़्म. सो फीड मैकेनिज़्म क्या होता है, एक वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फैब्रिक है वो स्विंग मशीन में फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, वो आगे की तरफ मूव करता है. सो ये इन चारों में से यानी ड्रॉप फीड, डिफरेंशियल बॉटम फीड, यूनिसन फीड एंड स्पूल फीड, इनमें से जो फीड मैकेनिज़्म नहीं है दैट इज़ स्पूल फीड. नाउ स्पूल फीड क्या होता है, स्पूल हमारा वो जो थ्रेड की रील होती है, धागे की रील, दैट इज़ नोन एज स्पूल. तो स्पूल फीड इसमें नहीं होता है, बल्कि ये सारे जो हैं जैसे ड्रॉप फीड हो गया, यूनिसन फीड हो गया या डिफरेंशियल बॉटम फीड हो गया, ये सारे स्विंग मशीन फीड मैकेनिज़्म का ही पार्ट हैं. ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्विंग मशीन फीड मैकेनिज़म्स हैं. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्ट इज़ एडेड इन डाइंग फॉर. सो जो सॉल्ट है वो डाइंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है जो मैक्सिमम एग्जॉस्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है बेसिकली. सो इसका आंसर है एग्जॉस्शन. ये जितने भी डाई के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको ऐसे हेल्प करता है ताकि जो उसका कलर है वो मैक्सिमम एग्जॉस्ट होके कपड़े पे लग सके. सो इसका सॉल्ट जो है एग्जॉस्शन इसका आंसर हो जाएगा.
Now, next question is identify the American expression for fast moving consumer goods consumed and replaced at a rapid rate. हमारे बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, ये जैसे आपने एग्जांपल में देख ही लिया, ऑरेंज गुड्स हो गए, ब्राउन गुड्स हो गए, वाइट गुड्स हो गए एंड रेड गुड्स हो गए. अब हम इनको देखें एक एक करके. तो जो ऑरेंज गुड्स होते हैं इनकी बहुत ही मॉडरेट लाइफ स्पैन होती है, ठीक है. नेक्स्ट कम ब्राउन गुड्स. ब्राउन गुड्स में जितने भी हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ये आते हैं ब्राउन गुड्स में. नेक्स्ट इज़ वाइट गुड्स. वाइट गुड्स के अंदर हमारा किचन अप्लायंसेस हो गया या फ्रिज हो गया, कुकर हो गया, जो चीज़ें लॉन्ग टर्म चलती हैं, हम बहुत कम ख़रीदते हैं और जब भी ख़रीदते हैं प्रॉपर सर्वे वगैरह करके ख़रीदते हैं क्योंकि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं. एंड लास्ट इज़ रेड गुड्स. रेड गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूम और रिप्लेस बहुत ही रैपिड रेट पे होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जो कंज्यूम एंड रिप्लेस बहुत रैपिड रेट पे होते हैं, दे आर नोन एज रेड गुड्स. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इन टाइम एंड मोशन स्टडीज़ कंसिडर मूवमेंट ऑफ बोथ द हैंड्स. सो बेसिकली इसके अंदर के जितने भी नाम हैं ये सारे टाइम एंड मोशन स्टडीज़ का पार्ट है. सो इसका आंसर है हमारा प्रोसेस चार्ट. सी प्रोसेस चार्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, सेकंड इज़ टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट जो दोनों हाथों की मूवमेंट को देखता है, एंड थर्ड इज़ फ्लो प्रोसेस चार्ट. ओवरऑल प्रोसेस चार्ट एक बहुत ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है हर सीक्वेंस का, स्टेप्स का, जो हम एक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक के जो सीक्वेंसेस होते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है. सो प्रोसेस चार्ट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ बोथ द हैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज people born in one period of time are influenced by particular historical and cultural conditions. This is called. सो ये जो ऑप्शंस हैं सारे, सबसे पहला आता है क्लिक इफ़ेक्ट. क्लिक इफ़ेक्ट बेसिकली हम कहते हैं ना, किसी के साथ जो कनेक्शन बन जाता है, क्लिक बन जाता है, वी फील समथिंग कनेक्टेड टू देम, या कोई एक कॉमन चीज़ हमारे बीच में होती है जिसकी वजह से किसी भी दो लोगों का आपस में एक बॉन्ड बन जाता है. सो दैट इज़ द क्लिक इफ़ेक्ट. सेकेंड इज़ कोहैबिटेशन. कोहैबिटेशन इज़ अ स्टेट ऑफ लिविंग टुगेदर. जब साथ रहते हैं तो जो आपका बॉन्ड तब बनता है, दैट इज़ कोहैबिटेशन. थर्ड कम्स कॉन्टेक्सचुअलिटी. कॉन्टेक्सचुअलिटी बेसिकली मीन्स किसी एक बड़ी चीज़ का अगर हम एक छोटे से पार्ट को लें और उससे वो मीनिंग डिराइव करें, सो दैट इज़ द कॉन्टेक्सचुअलिटी. इट मीन्स a word or an expression of a partly thing that determines the meaning of the larger expression. ये है contextuality. And last is cohort effect. cohort effect इसके अंदर यही होता है कि जब एक कॉमनली एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, जिनका एक कॉमन एज ग्रुप होता है, उनको जो अफेक्ट करती है चीज़ें, जैसे यहाँ पे है द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्टिकुलर historical and cultural conditions, they are born in one period of time, so that is cohort effect. Next comes a child rearing style that is high in acceptance and involvement, emphasizes firm control with reasoning in termed as. सो बेसिकली ये हमारा सबसे बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है. इसके 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं. पहला आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, नाउ यू हैव टू टेल कि ये कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है. एंड दूसरा तरीका ये होता है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग. सो उसमें भी वही आंसर आएगा. सो इसका आंसर हमारा है अथॉरिटेटिव स्टाइल. सो जो अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है ये सबसे बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बच्चों में अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उनसे भी एडवाइसेस लिए जाते हैं, उनको डिस्कशन का पार्ट बनाया जाता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है, एंड उनको लिबर्टी दी जाती है बट एक बाउंड्री के साथ. नाउ सेकंड इज़ अथॉरिटेरियन स्टाइल. Authoritarian style is one of the most strictest
फॉर्म जिसमें पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके अंदर कोई एक्सेप्टेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जस्ट उनके टर्म्स होते हैं जिनको बच्चों को मानना होता है, उनको कोई लिबर्टी नहीं दी जाती है, एंड जैसे पेरेंट्स कहते हैं उनको वही करना होता है. सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और इसमें बच्चे यूजुअली फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स या गिल्टी या डरे हुए रहते हैं हमेशा. देन थर्ड टाइप इज़ परमिसिव स्टाइल. इसके अंदर पेरेंट्स आर फ्रेंडली, दे टॉक टू चिल्ड्रन, लिबर्टीज़ भी दी जाती है, बट अगर बच्चा कुछ गलत काम करता है तो उसमें पेरेंट्स का कोई से नहीं होता, वो बिल्कुल भी डांटेंगे नहीं या उनको समझाएंगे नहीं. सो ये बहुत एक लिबर्टी वाला स्टाइल हो जाता है. एंड फोर्थ इसमें इन्वॉल्व स्टाइल दिया होता है, जो कि कोई स्टाइल होता ही नहीं है. जो हमारा फोर्थ होता है दैट इज़ अनइन्वॉल्व्ड. सो अनइन्वॉल्व में क्या होता है कि पेरेंट्स का लीस्ट इंटरेस्ट होता है बच्चों की लाइफ में, उनको पता ही नहीं होता बच्चे क्या कर रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई अटेंशन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं, प्यार नहीं, बिल्कुल छोड़ा होता है. दैट इज़ अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल. Next comes, which one of the following is not a form of feedback in mass communication? So feedback is like a response to what you say. आप कोई बात करते हो तो जो सामने वाला उसका रिस्पॉन्स देगा, दैट इज़ अ फीडबैक. सो पहला ऑप्शन है इसमें लेटर टू द एडिटर. आप किसी एडिटर को लेटर भेजोगे तो आपको उनका रिस्पॉन्स मिलेगा, या तो आपकी बात मानी जाएगी जो आपने लेटर भेजी है उस पर वर्क होगा, या फिर आपको उसका एक लेटर की फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलेगा. सो दैट इज़ अ फीडबैक. सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. देन कम लाइव फ़ोन इन्स. तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो जैसे किसी से भी बात करोगे तो सामने से आपको एक रिस्पॉन्स मिलता ही है, तो दैट इज़ ऑल्सो फीडबैक. तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट कम्स न्यूज़ हेडलाइंस. न्यूज़ हेडलाइंस इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ अ फीडबैक. सो दिस इज़ करेक्ट आंसर. आप न्यूज़पेपर पे हेडलाइन पढ़ते हो तो उसका आप कोई फीडबैक नहीं देते हो, आपके लिए वो नॉलेज होती है जिसको आप सिर्फ कंज्यूम करते हो. एंड लास्ट इज़ टीआरपी. टीआरपी किसी भी शो या मूवी की जो टीआरपी होती है, जो रेटिंग होती है, वो इट्सेल्फ अ फॉर्म ऑफ फीडबैक है, जिसमें कि आप एक बताते हो कि मूवी फ्लॉप हुई है या हिट जाएगी, या किस एज ग्रुप में ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, तो वो सब टीआरपी के ही बेसिस पे पता चलता है. सो इसका हमारा आंसर हो जाता है न्यूज़ हेडलाइंस. नेक्स्ट कम्स एन इंटरैक्टिव पीएलए tool. PLA means participatory learning and action tool to collect data for planning and extension program. So इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोशियोमेट्री. सो सोशियोमेट्री इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप. जो आपको सोसाइटी में दो लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ अ सोशियोमेट्री. नेक्स्ट कम्स सीजनल डायग्रामिंग. ये एक बहुत ही एनालिसिस के बेसिस पे बेसिकली यूज़ होता है. इसमें आप एनुअली या मंथली या किसी भी एक सीज़न का एनालिसिस करते हो बेसिकली, और ये डिटरमाइन करते हो कि उस टाइम पे लोगों पे क्या वर्कलोड है, या उनकी लाइवलीहुड कैसी है, या उनका जो सबसे जो स्ट्रेस पीरियड होता है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. इंटरवेंशन प्रोग्राम, इवैल्यूएशन या मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सीजनल डायग्रामिंग में आती है. सो इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव. जब आप लोगों से जाके डायरेक्टली उनसे पूछते हो, सो इट इज़ अ इंटरैक्टिव टूल फॉर कलेक्टिंग डेटा. ठीक है, एंड प्लानिंग एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द आंसर. अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो स्कैटर डायग्रामिंग जो होती है ये बेसिकली ग्राफ के बेसिस पे बनती है, जिसमें आपके दोनों एक्सेस पे एक वेरिएबल होता है एंड उसके बेसिस पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है. एंड सीक्वेंसिंग इज़ बेसिकली आप कभी भी किसी भी चीज़ को अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हो, सो दैट इज़ सीक्वेंसिंग, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है. सो इसका आंसर आ जाता है सीजनल डायग्रामिंग. नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी प्रोवाइड nutrition monitoring in India, data for nutrition monitoring in India. So first is NFHS, which stands for National Family Health Survey. Second is CPWD, which means Central Public Works Department. Third comes National Sample Survey Office, that is NSSO. Next is FSSAI, that is Food Safety and Standards Authority of India. एंड लास्ट इज CBHI, विच मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस. सो जो डेटा न्यूट्रिशन के लिए प्रोवाइड करता है वो है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. नेक्स्ट इज NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस. एंड लास्ट इज CBHI, दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस.
सो हमारा ए, सी एंड ई आंसर है, जो ये है ऑप्शन नंबर 2. Now next question is, which of the following are retrospective methods of diet assessment? So इसका आंसर हमारा होता है 24-hour dietary recall, then comes food frequency questionnaire and last is food balance sheet. So ACE हमारा आंसर है. So retrospective method of diet assessment जो होता है वो ACE होता है. So last question for today is, ascorbic acid is essential for maintaining the following functions in the body. So ascorbic acid we all know is vitamin C. So इसके अंदर जो सबसे important function है that is collagen formation. Now collagen formation क्या होता है? Basically collagen is a family of protein, एक kind of protein होता है जो skin को structure provide करता है. Now next is that is option number D. It acts as an antioxidant. Now antioxidant का काम क्या होता है? It protects cell from any damage by free radicals. अब free radical क्या होता है? तो बेसिकली जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसका बाई प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल, जो आपकी सेल्स को डैमेज प्रोवाइड करता है. सो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उनका काम होता है कि उस डैमेज से सेल को प्रोटेक्ट करना है. एंड इसका लास्ट इज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसका आंसर हमारा कोड जो बनता है दैट इज़ A, D एंड E, विच इज़ option number 2. So guys, that's it for this video. I hope you like it and please let me know your reviews in the comment box. Thank you.